जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। इसके पहले हमने पंचायती राज में 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिनका विषय था कि पंचायती राज के जो संविधान संशोधन हुए, 73वां संविधान संशोधन और समितियां। आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज को आज उसकी शुरुआत करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। छत्तीसगढ़ पंचायत राज 1993। अब आप इसको ऐसा लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ तो अभी 2000 में बना है, तो उसके पहले ये कैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज 2093 बन गया। तो इसका उत्तर ये है कि जब छत्तीसगढ़ और एमपी एक में था तो उस समय ये नियम बना गया, ये इस नियम को बनाया गया था। तो जैसे ही 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्थान पे जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश लिखा था वहाँ छत्तीसगढ़ शब्द जोड़ दिया गया। इस अधिनियम में 132 धारा, 4 अनुसूची और 3 भाग हैं। इस अधिनियम में 132 धारा, 4 अनुसूची और 3 भाग हैं। देखिए, आपको ये याद होना चाहिए कि ये हमेशा पूछता है अधिनियम के संबंध में कि इस अधिनियम में 132 धारा है, 4 अनुसूची और 3 भाग हैं। नोट पढ़िए। छत्तीसगढ़ राज्य में मात्र राज्य मध्य प्रदेश इस अधिनियम को 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन के साथ छत्तीसगढ़ में राजपत्र क्रमांक 134 दिनांक 8/6/2001 तक यथावत अनुकूल किया गया। मतलब है जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, जैसे ही 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो उससे पहले जितने भी संशोधन मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2093 में हुआ था उसको यथास्थिति अपनाया गया और जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश लिखा था वहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया गया है। और इसकी प्रकाशन हुई है, इसकी प्रकाशन डेट है राजपत्र में 18/6/2001। उसके बाद यदि कोई मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 में कोई अपडेट होती है तो वो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में अपडेशन नहीं माना जाएगा, कोई भी संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा में संशोधन करना पड़ेगा। अब ये छत्तीसगढ़ जो अधिनियम है वो 3 स्तरों के लिए बनाया गया है। उसका ये है ग्राम पंचायत स्तर, खंड स्तर जिसको हम जनपद पंचायत बोलते हैं, और जिला पंचायत स्तर। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 स्तर की पंचायतें हैं। किन्हीं पहले हमने कल पढ़ा था कि पंचायतें कितनी स्तर की होनी चाहिए उसकी संरचना में, तो हमने पढ़ा था 3 स्तर पढ़ा था। जिला, ये हो गया आपका जनपद, और ग्राम पंचायत। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी थी, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ खंड स्तर की पंचायतें नहीं बनेगी। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में तीनों स्तर की पंचायतें देखने को मिलती है। आगे पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतें हेतु नियम बनाती है। अब ये देखिए क्या होता है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लिए हित में नियम बनाती है। कल हमने 73वां संविधान संशोधन दिखा था, वो केवल एक थोड़ा सा पार्ट था, एक टॉपिक था। संविधान संशोधन में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक उसमें कुछ नियम बताए हैं कि ऐसा ऐसा नियम पंचायत राज में होना चाहिए। उसी नियम को फॉलो करने के लिए छत्तीसगढ़ या फिर प्रत्येक राज्य अपने अपने स्तर पर एक नियम कानून बनाया है जिसे बोलते हैं पंचायती राज अधिनियम। तो यही बोल रहा है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों हेतु नियम बनाती है। आगे पढ़ते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम के बुक जिसका अध्याय का नाम है, इसमें अध्याय का नाम है, ये अब आपका भाग 1 है। इस भाग 1 में आपकी कितनी धाराएं हैं ये देखिए। इसमें आपके 15 अध्याय हैं और 132 धाराएं हैं। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के भाग 1 में कितनी धाराएं हैं और कितनी अध्याय हैं। तो 15 आपका अध्याय हो गया, ये 15 अध्याय हैं, 132 धारा है और 4 अनुसूची है। हम इसको अभी धारा वाइज या फिर धारा वाइज और पार्ट वाइज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है ये देखिए। सबसे
सबसे पहला ये आपका क्रमांक है, ये अध्याय क्रमांक है, ये अध्याय का नाम है और उस अध्याय में कितनी धाराएं हैं ये इसमें बताया गया है। तो ये देखिए, अध्याय 1 प्रारंभिक, अध्याय 2 ग्राम सभा, अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना, अध्याय 4 निर्वाचन का संचालन और 5, इस प्रकार ये सारे अध्याय हैं। हम इसको इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक अध्यायवार और प्रत्येक धारावार इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला अध्याय है प्रारंभिक अध्याय में कुछ भी नाम वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी कोई स्पेशल नहीं रहता प्रारंभिक अध्याय में। और ये अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद है, इसमें बताया गया है कि इसका नाम क्या होगा। तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 इसका नाम होगा और इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। नाम याद रखिएगा, हो सकता है नाम पूछ ले। तो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। अब इसका विस्तार संपूर्ण ज़िले में है, संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण ज़िले, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण ग्राम पंचायतों में इसका विस्तार है। इसके बाद आता है धारा 2। धारा 2 यहाँ मैंने नहीं लिखा है। तो ये धारा 2 में आपकी आती है परिभाषा। किसी भी अधिनियम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है परिभाषा। वो मैं जैसे जैसे आपका वर्ड आते जाएगा उसको मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगा कि क्या होता है परिभाषा। उसमें बताया जाता है कि जिला क्या होता है, पंच किसको बोलते हैं, सरपंच किसको बोलते हैं, खंड क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। इन सब जो टेक्निकल वर्ड है उनका नाम इसमें दिया होता है। तो हमारे पास अब देखते हैं मुख्य आज का जो टॉपिक है वो है ग्राम सभा। अध्याय 2 में आता है ग्राम सभा। अध्याय 2 में आपका ग्राम सभा आता है। अध्याय 2 में ग्राम सभा आता है और धारा 3 में ग्राम सभा की अनुसूचना। जो अध्याय 2 है वो पूरे ग्राम सभा से संबंधित है। अध्याय जो 2 है वो पूरे ग्राम सभा से संबंधित है। ये है आपका ग्राम सभा, ये है आपकी धारा 3। अब धारा 3 में क्या बोला गया है? धारा 3 में बोला है ग्राम सभा की अनुसूचना। हमने जब 73वां संविधान संशोधन पढ़ रहे थे तो ग्राम सभा किस में था? तो 243 ए में आपका ग्राम सभा था। ये आप याद करते चलिए, आपको याद होना चाहिए। ये है 243 ए में आपका ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा की हम यहाँ पहले ग्राम देखते हैं। तो यहाँ तो ग्राम है। ग्राम किसको बोल रहे हैं, उसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो ग्राम किसको बोलते हैं देखिए। अब यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि ग्राम किसको बोलते हैं। जैसे पास 2-4 घर हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार 20-30 घर हैं या 30-40-50 घर हैं समान क्षेत्र में। तो इन सभी क्षेत्र को एक ग्राम घोषित कर दिया जाएगा। ग्राम कहने का मतलब है हिंदी में गांव या हिंदी में ग्राम, और छत्तीसगढ़ी अपने लोकल लैंग्वेज बोलेंगे तो गांव। इतने घर को मिला के, इतने परिवार, इतने बस्ती, इतनी आबादी को मिला के एक ग्राम घोषित किया जाएगा। और इस घोषित करने का अधिकार किसको है? तो हमारे राज्यपाल को है। किसी भी बसाहट क्षेत्र आबादी के समूह को ग्राम घोषित करना ये हमारे राज्यपाल को अधिकार है। और इसमें एक क्वेश्चन ये है कि कितने ग्राम, कितने आबादी को, कितने लोग को, तो ये कहीं पे स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि जब हम आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की जो बसाहट है वो बहुत कम होती है। कहीं 10 परिवार आपस में रह रहे हैं, कभी कहीं 20, कभी 5, कभी ये। तो इसके लिए राज्यपाल स्वतंत्र है कि वो कितने लोगों को मिला के, चाहे वो एक मोहल्ला हो, चाहे एक बड़ा गांव हो, इन सब को मिला के एक ग्राम घोषित करता है। ऐसा होता है। और यदि उसको ग्राम घोषित कर दिया जाएगा तो क्या होगा? प्रत्येक गाँव का एक नाम होगा। जैसे ये तो बड़ा गाँव हो गया। जैसे हम यदि पहाड़ी एरिया में चलें, जैसे हम पहाड़ी एरिया में चलते हैं तो ऐसा छोटा छोटा झुंड हो जाता है। थोड़ा दूर दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आधे किलोमीटर में से झुंड पाया जाता है। इसको भी हम गांव बोलेंगे और इसका एक अलग से नाम होगा। तो राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वो आबादी, एक समूह को, आबादी को, एक परिवारों के समूह को, घरों के समूह को एक ग्राम के रूप में घोषित कर सकता है। ये है ग्राम। मतलब ग्राम या समूह को राज्यपाल एक अधिसूचना द्वारा घोषित करेगा। अधिसूचना, राजपत्र में एक अधिसूचना निकाली जाएगी, उसको वो घोषित करेगा।
अब मैं यहीं आपको एक और क्लियर कर देता हूँ बात को कि पंचायत क्या होती है। तो गाँवों के समूह को हम पंचायत कहते हैं। जैसे ये पंचायत है, पंचायत, ये पंचायत हो, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही पंचायत हो। एक ही पंचायत में आपके एक से अधिक ये एक ग्राम हो गया, इसके अंदर बहुत सारे घर हैं। ये एक और ग्राम हो गया छोटा छोटा। यदि छोटा छोटा ग्राम हो तो दो या दो से अधिक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाया जाता है, ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ये आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। मतदाता सूची। अब मतदाता सूची क्या है ये देखिए, ये आपका धारा 4 मतदाता सूची। ग्राम के लिए मतदाता सूची, विधानसभा निर्वाचक नामावली के लिए। जैसे हमने अभी एक ग्राम पढ़ा था, ये ग्राम है, इसमें मान लेते हैं 100 बस्तियां हैं, 150 बस्तियां हैं। तो यहाँ के जो 18+ लोग होंगे, महिला या पुरुष, 18+ लोग होंगे महिला या पुरुष, तो ये चुनाव में अपना चुनाव लड़ने के लिए या फिर चुनाव में वोट देने के लिए अपना मतदाता सूची में एंट्री कराते हैं अपना नाम। मतदाता सूची में अपना नाम एंट्री कराते हैं 18+ होने के बाद। उसको सामान्यतः हम लोग विधानसभा निर्वाचक नामावली कहते हैं। तो इसमें कौन पात्र होगा? अब उस गांव के 18+ लोग इसके लिए पात्र होंगे जिनको अपना नाम दर्ज कराना होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे एक ग्राम पंचायत है, ये आपका एक ग्राम पंचायत है। यहाँ दो गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बन रही है। यहाँ कुछ घर है, यहाँ कुछ घर है, यहाँ कुछ घर है। तो ये ए है और ये बी है। तो इस गांव के लिए सूची अलग होगा और इस गांव के लिए सूची अलग होगा। ऐसा नहीं है कि इस गांव के लोग भी इस गांव की सूची में अपना नाम दर्ज कर लेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। भले ही ग्राम पंचायत एक है, लेकिन इनकी मतदाता सूची अलग अलग होगी। मतलब एक ही व्यक्ति केवल एक गांव के लिए जहां वो निवास करता है वहीं के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए पात्र होगा। यदि वो एक ही ग्राम पंचायत में निवास करता है और वो एक ग्राम पंचायत में जैसे 2 गांव है, तो वो दोनों गांव के लिए पात्र नहीं होगा। किसी एक गांव में जहां वो निवास करता है वहां अपना नाम दर्ज करा सकता है। मतदाता सूची हेतु रजिस्ट्रेशन गांव के निवासी हो और एक ही गांव हेतु, जैसे मैंने अभी बताया है कि मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए उसको एक ही गांव का निवासी होना चाहिए और वो एक ही गांव के लिए अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। विधानसभा निर्वाचक नामावली हेतु अयोग्य ना हो। विधानसभा निर्वाचक के लिए अयोग्य मतलब यदि कोई इसके लिए ये है अयोग्यता कि आप एक से अधिक सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। आप 18 साल के पार होने चाहिए आपका नाम, ऐसा है। अब देखते हैं सम्मेलन, ग्राम सभा। ये हमने यहाँ तक देख लिया कि गांव के निवासी हो। अब देखते हैं ग्राम सभा किसको बोलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि ग्राम सभा किसको बोलते हैं। ग्राम सभा वो लोग होते हैं, वो सभी लोग, ग्राम सभा मतलब वो सभी लोग जो एक गांव के निवासी हैं। ये सभी लोग, ये जैसे ये घर है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये सभी लोग जिनका उम्र 18+ है। दूसरा, जिनका नाम सूची में दर्ज है। ग्राम सभा का मतलब होता है लोगों का समूह जिनका नाम मतदाता सूची में है, जो 18+ हो गए हैं। यदि क्वेश्चन आपको ऐसा घुमा के पूछता है कि ग्राम सभा के लोग कौन होंगे, इसमें आपका आता है 18+ और सूची, तो केवल मात्र 18+ होने से आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते। केवल 18+ होने से आप ग्राम सभा के लिए पात्र होते हैं, उसकी सभा नहीं कहलाएंगे जब तक आपका नाम वहाँ के सूची में दर्ज नहीं होता, वहाँ के मतदाता सूची में दर्ज नहीं होता, आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं कहलाएंगे। यदि आप गांव के लोग हैं, गांव में निवास करते हैं, तो ये मोटा मोटा ये मान लीजिए, यदि आपका नाम ग्राम पंचायत के मतदाता
मतदाता सूची में है, यदि आप वोट डालते हैं, यदि आप 18+ के पार हो चुके हैं, यदि आपका नाम मतदाता सूची में आता है तो आप उस ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। अब ये पूछेगा कि ग्राम सभा के कितने सदस्य होते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। उस गांव में जितने भी लोग जो 18+ हो चुके हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में एंट्री हो चुका है, वो ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। और ग्राम सभा एक बहुत बड़ी इकाई होती है, लोगों का समूह, इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। ये ग्राम सभा के पास बहुत पावर होती है। किसी भी चीज़ को पंचायत स्तर में करने के लिए ग्राम सभा की आवश्यक होती है। आपके गांव में क्या काम करना है, नाली खुदवाना है, लाइट लगवाना है, बोर लगवाना है, सफाई कराना है, कुछ गांव की कुछ भी चीज़ें करनी है, तो सबसे पहले ग्राम सभा का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन कहने का मतलब होता है कि गांव के जितने लोग हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो लोग एक जगह बैठेंगे। चलिए अब इसको एक बात को इमेजिन कीजिए, इस बात को कि कोई एक निश्चित डेट है, मतलब एक कार्य आ गया आपके गाँव में कि नाली निर्माण कराया जाना आवश्यक हो गया है। तो क्या करेंगे, इस मुद्दे के लिए आपके गांव के सभी लोग जो 18+ है, मतदाता सूची में नाम है, वो एक बैठक करेंगे और इसकी अध्यक्षता करेगा आपके गांव का सरपंच। अध्यक्षता मतलब मुखिया, मतलब एक बैठक को संचालन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो उसको ही बोलते हैं अध्यक्षता, तो वो होगा आपका सरपंच। ये देखिए, इसको बोलते हैं ग्राम सभा। आपके गाँव के सभी लोग उसमें हैं। तो अपना क्या ये था विषय कि नाली निर्माण करना है। तो ये गांव के प्रत्येक सदस्य मिलकर ये निर्णय लेंगे कि वास्तविक में हमारे गांव में नाली निर्माण करना है या नहीं करना है। करना है तो कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना खर्चा आ सकता है, कैसे है, ये पूरा एस्टिमेट बना के या फिर ये पूरी बात एक लिखित में लिया जाएगा। इस सब बात को एक लिखित में लिया जाएगा। इसको बोलते हैं ग्राम सभा का अनुमोदन। इस लिखित में लिखा जाएगा कि आज दिनांक को ग्राम सभा का बैठक किया गया और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस मोहल्ले के लिए नाली निर्माण का कार्य आवश्यक है, अतः ग्राम सभा नाली निर्माण कार्य की सहमति देती है। अनुमोदन का मतलब होता है सहमति, तो इसको बोलते हैं हम ग्राम सभा और इसी को बोलते हैं अनुमोदन। ये अनुमोदन होने के बाद आपके ग्राम पंचायत में यदि आपके पास फंड है तो वहीं से कार्य होगा, नहीं है तो ऊपर के कार्यालयों में आपके अनुमोदन की गई कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर भेज दिया जाता है। तो ये होता है ग्राम सभा। आपको समझ में आया होगा कि ग्राम सभा क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, ग्राम सभा एक गाँव के जितने भी लोगों का नाम मतदाता सूची में एंट्री होगा, जो 18+ हो गए होंगे, उनको ही हम ग्राम सभा कहेंगे। अब एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। जैसे एक पंचायत है, ये ग्राम पंचायत है ये। अब एक ग्राम पंचायत में जैसे दो गांव है, तो यहाँ की ग्राम सभा अलग होगी, यहाँ की ग्राम सभा अलग होगी। ये लोग अपने गाँव के जो भी निर्माण करना है, जो भी काम करना है, ये दोनों करेंगे। यहाँ के जो काम है इसके लिए जो है सहमति या निर्णय इस गांव के लोग लेंगे और यहाँ के लिए जो है इस गांव के लिए लेंगे। लेकिन यदि जब बात आती है दोनों के लिए, मतलब ग्राम पंचायत के लिए बात आती है कि ग्राम पंचायत में क्या खरीदना है, क्या करना है, या तो ये लोग दोनों आपस में बैठ जाते हैं। आपस में सभी ग्राम सभा के दोनों गांव के लोग बैठेंगे और इस तरह निर्णय लेंगे। तो ये है आपकी ग्राम सभा। अब देखते हैं कि जब ग्राम सभा होता है तो उसके लिए सम्मेलन कराना पड़ेगा। तो ग्राम सभा कब कब होती है, मतलब ग्राम सभा मतलब कब कब लोग एकजुट होकर अपना करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो इसका लिखा गया है, अधिनियम में लिखा गया है कि 3 माह में एक बार कराया जाना अनिवार्य है। 3 माह में एक बार मतलब हमारे पास कितने माह होते हैं, एक साल में 12 माह होते हैं, उसमें से 3 माह में एक बार कराया जाना जरूरी होता है। 3 माह में एक बार जरूरी होता है, साल में 6 बार। ये 3 माह में एक बार जरूरी है, लेकिन आप चाहें तो साल में 6 बार कर सकते हैं। उसके लिए कुछ डेट निर्धारित किए गए हैं। 23 जनवरी से शुरू होने वाला सप्ताह, 24 अप्रैल आपका पंचायत राज दिवस है, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर आपके महात्मा गांधी है, 23 जनवरी पे सुभाष चंद्र बोस है। इस प्रकार आप
इस तारीख को याद रखिए, क्वेश्चन में आता है 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर। इसमें से तो ये तो आपको याद रहेगा, 2 अक्टूबर याद रहेगा। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर, इनसे शुरू होने वाले दिनों में आपको ग्राम पंचायत की बैठक करना अनिवार्य है। इसमें आपको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। इसमें आपको अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा। इसको ही लिखे हैं 3 माह में एक बार। उसके बाद आप जून के किसी माह में कर सकते हैं या नवंबर के किसी माह में कर सकते हैं। तो ये मिला के होता है साल में 6 बार। हो गया। देखिए, सम्मेलन का मतलब होता है कि आपका ग्राम सभा क्या होगा। अब इसमें क्या विषय होगा, क्या होगा, ये आपके ग्राम पंचायत स्तर में तय होता है या फिर शासन द्वारा जो आदेश आता है ये तय होता है। तो ये माह में एक बार, 3 माह में एक बार और साल में 6 बार। ये डेट आपको मेनली याद होना चाहिए, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। और जून के किसी माह में और नवंबर किसी माह में जो आपके ग्राम पंचायत को सही लगे, इस प्रकार। आगे देखते हैं, ग्राम सभा और कब की जा सकती है। ये तो हमने डेट बता दिया, जो शासन के अनुसार डेट तय है, आपके अधिनियम के अनुसार डेट तय है। लेकिन जैसी ग्राम सभा का 1/3 सदस्य लिखित में आवेदन करता है कि हमको ग्राम सभा की करने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त और भी समय में आप ग्राम सभा का आयोजन कर सकते हैं। उसके लिए एक है कि यदि आपकी ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में आवेदन किया जाता है कि हमको ग्राम सभा करना अनिवार्य है। यदि कोई गांव में काम आ गया कि किसी भी काम पर वो लेना है निर्णय, कोई भी काम है, मनरेगा का काम है, लाइट, बिजली या फिर साफ़ सफाई या फिर और कोई, तो इस स्थिति में आप 1/3 हस्ताक्षर द्वारा वो ग्राम पंचायत को देगा कि हमको लिखित में कि हमको ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की आवश्यकता है। तो इस स्थिति पर ग्राम सभा बैठी जाएगी। उसके अतिरिक्त है आपके ऊपर कार्यालय, जैसे कलेक्टर है, जिला है, जनपद है, पंचायत के आदेश पर 30 दिन के भीतर आपको ग्राम सभा कराना अनिवार्य होता है। तो ये जो 1/3 लिखे हैं, इसमें भी आपको 30 दिन के भीतर आपको वो कराना अनिवार्य रहता है, ग्राम सभा 30 दिन के भीतर। उसके बाद है बैठक की तारीख, स्थान। बैठक की जो तारीख है, जैसे 1/3 लोगों ने अपना वो दे दिया आवेदन कि हमको इस विषय पर ग्राम सभा रखनी है। कलेक्टर, जिला पंचायत या जनपद से भी कोई आदेश आ गया कि आप एक अमुक विषय पर ग्राम सभा रखें और इस बात का अनुमोदन प्राप्त करें, तो उसके लिए बैठक की तारीख, स्थान, स्थान कौन तय करेगा, तो पहले तो करेगा सरपंच। यदि सरपंच किसी कारणों से नहीं करता तो उप सरपंच करेगा। यदि उप सरपंच भी नहीं करता है तो वो लास्ट उनके अधिकार है सचिव के पास। इस प्रकार इसकी बैठक की तारीख और दिनांक तय होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।